हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल सब्जेक्ट के यूनिट 1 मेजरिंग सिस्टम के बारे में। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मेजरिंग सिस्टम क्या होता है और उसके डिफरेंट ब्लॉक डायग्राम से और उनकी फंक्शनिंग क्या क्या होती हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि मेजरिंग सिस्टम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो मेनली जो मेजरिंग सिस्टम्स होती हैं उनकी दो टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक होती है स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरी होती है डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आइए एक एक करके हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। स्पेसिफिक मेजरमेंट वर्क में उचित डिवाइस के सिलेक्शन के लिए डिवाइस के वर्क अकम्प्लिशमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसे निम्नलिखित दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो किसी मेजरिंग सिस्टम में या मेजरमेंट सिस्टम के स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स वो होते हैं जिन्हें उस समय लिया जाता है जबकि टेक्निक का उपयोग उस कंडीशन में किया जाए जो कि समय के साथ चेंज नहीं होती है। किसी मेजरमेंट सिस्टम के प्रमुख स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स निम्नलिखित हैं। माने किसी भी मेजरिंग सिस्टम के स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स वो होती हैं जो समय के साथ बहुत जल्दी परिवर्तन उसमें नहीं दिखाता है। इस प्रकार के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो इसमें पहला जो है स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स का वो है फर्स्ट, यथार्थता, जिसे हम एक्यूरेसी कहते हैं। तो एक्यूरेसी किसी इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम की वह कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है जो किसी मेजर्ड चेंजिंग क्वांटिटी के एक्यूरेट वैल्यू को किसी डायरेक्शन में बताता है। तो यहाँ पे एक्यूरेसी क्या कर रहा है? एक्यूरेसी वो बताता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंटेशन या मेजरिंग सिस्टम में उसकी एक्यूरेट वैल्यू की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के बारे में बताता है। माने डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू के बारे में हमें बताता है। नेक्स्ट है सेंसिटिविटी। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सुहाग्रता या सेंसिटिविटी आउटपुट व इनपुट सिग्नल का अनुपात होता है, जैसे कि नीचे फॉर्मूला में दर्शाया गया है कि आउटपुट में परिवर्तन अपॉन इनपुट में परिवर्तन। तो जितना आउटपुट में परिवर्तन होगा उसका अनुपात इनपुट में कितना परिवर्तन हुआ। तो ये जो अनुपात जब हमें निकलता है या रेशो जो निकलता है आउटपुट चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट का, उसे हम सेंसिटिविटी बोलते हैं। तो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का सेंसिटिविटी जो है वो काफ़ी अधिक होना चाहिए या फिर ज़्यादा होना चाहिए, जिससे क्या हो कि अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट सिस्टम में अगर इनपुट दें तो माइनर चेंजेस अगर इनपुट में होता है तो उसे हम आउटपुट पे बहुत आसानी से रीड कर सकें, इतनी उस इंस्ट्रूमेंट सिस्टम में क्षमता या कैपेबिलिटी होनी चाहिए। देन थर्ड जो है वो है रिपीटेबिलिटी। तो रिपीटेबिलिटी जो है वो ये बताता है कि टेस्ट रिजल्ट व मीडियन वैल्यू के डिफरेंस को रिपीटेबिलिटी कहते हैं या बारंबारता कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो दिए गए इनपुट का बार बार वैल्यू निकालने पर सारे रिजल्ट की इक्वलिटी को रिपीटेबिलिटी कहते हैं। यह स्वभाव से भी रैंडम होती है। तो अगर कोई मेजरमेंट अगर हम कर रहे हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू
और जो हमें बार बार इनपुट देने पे, सेम इनपुट देने पे अगर हमें आउटपुट में लगभग एक जैसा मान का आउटपुट अगर हमें देखने को मिलता है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि उस इंस्ट्रूमेंट की पर्टिकुलर इनपुट के लिए वही आउटपुट जनरेट करने की क्षमता है। और ये जो बिहेवियर जो है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल सिस्टम की, उसे हम बारंबारता कहते हैं। और ये स्वभाव में या फिर बिहेवियर में क्या होता है, रैंडम होता है। नेक्स्ट जो है वो है ड्रिफ्ट। तो किसी इंस्ट्रूमेंट की में ड्रिफ्ट उसके आउटपुट के में समय के साथ अनवांटेड चेंजेस को कहते हैं। एक लंबे समय के बाद कैलिब्रेशन ड्रिफ्ट जनरली इंस्ट्रूमेंट के कंपोनेंट में पुराने पड़ जाने पर होता है। तो एक ड्रिफ्ट जो है या कैलिब्रेशन ड्रिफ्ट जो है किसी भी इंस्ट्रूमेंट सिस्टम में उसके कंपोनेंट के पुराने हो जाने की वजह से ही क्या होता है, हमें इस प्रकार के ड्रिफ्ट देखने के लिए मिलता है। जिसमें क्या होता है, आउटपुट में समय समय के साथ उसमें अनवांटेड माइनर चेंजेस हमें देखने को मिलता है। तो जैसे कि अगर आपने किसी इनपुट के लिए अगर इस साल अगर आपने रीडिंग लिया, तो ज़रूरी नहीं है कि आने वाले 10 साल के बाद या फिर आने वाले 15 साल के बाद जब आप सेम इनपुट अगर आप उसी इंस्ट्रूमेंट को देंगे तो आपको सेम रिज़ल्ट आपको देखने को मिले। आपको कुछ ना कुछ माइनर चेंजेस आपको आउटपुट में देखने को मिलेगा। और इसका कारण क्या है, क्योंकि समय के साथ उस इंस्ट्रूमेंट सिस्टम के कंपोनेंट में माइनर कैलिब्रेशन ड्रिफ्ट आ चुका होता है। देन फिफ्थ जो है वो है स्टैटिक एरर या फिर एरर। तो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के डिफरेंस को एरर कहते हैं। प्रत्येक डिवाइस में कुछ न कुछ एरर ज़रूर होती है। स्टैटिक एरर को मेजर करने वाली वैल्यू व ट्रू वैल्यू के डिफरेंस द्वारा डिफाइन किया जाता है। जैसे कि एग्जाम फॉर्मूला में दिया हुआ है कि मेजर्ड वैल्यू मापन वाली राशि और सत्य मान जो एक्चुअल वैल्यू होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं स्टैटिक एरर। ठीक है, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं, जैसे कि हमने किसी इंस्ट्रूमेंट में कोई वज़न किया, ठीक है, तो अब मुझे वज़न करने पे जैसे कि मैंने कुछ अमाउंट के शुगर लिया या चावल लिया मैंने और उसे मैं मेजर करने जाता हूँ, तो देखता हूँ कि जो मेजर करने पर उसका जो वैल्यू जो दिखा रहा है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, वो कुछ दिखा रहा है 900 ग्राम, लेकिन एक्चुअल जो मान है वो कितना है, उसका एक्चुअल मान जो है कितना है, मान लो कि अगर उसका एक्चुअल मान जो है वो 1 किलो है, ठीक है, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट में दिखा रहा है वो कितना दिखा रहा है, 900 ग्राम दिखा रहा है। तो लगभग 100 ग्राम का जो डिफरेंस आ रहा है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक एरर। तो यहाँ पर जो स्टैटिक एरर है वो क्या बताता है, मेजर्ड वैल्यू जितना हमने मेजरमेंट किया तो जो आउटपुट मिला उसको अगर माइनस कर देते हैं एक्चुअल वैल्यू के साथ या ट्रू वैल्यू के साथ, तो हमें स्टैटिक एरर ज्ञात हो जाता है। तो स्टैटिक एरर द्वारा मेजरिंग सिस्टम में मेजर नहीं हो सकती। जैसे कि यदि हम 1000 एम्पियर के करंट को मेजर करते हैं तो उसमें ±2 एम्पियर का एरर हमें देखने को मिलता है, जिसे हम नहीं के बराबर या नेग्लिजिबल मान सकते हैं। परंतु यही एरर अगर 10 एम्पियर के करंट मेजरमेंट में आता है, तो 10 एम्पियर के करंट मेजरमेंट में अगर ±2 एम्पियर का अगर एरर आता है, तो ये एरर जो है उसे नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। तो स्टैटिक एरर का
स्थान पर, स्टैटिक एरर के स्थान पर रिलेटिव स्टैटिक एरर के द्वारा एरर का मेजरमेंट किया जाता है। तो इस प्रकार की कंडीशन में स्टैटिक एरर ना बोल के हम उसे रिलेटिव स्टैटिक एरर मानकर हम उसकी एरर को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे रिलेटिव स्टैटिक एरर को हम एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। तो एप्सिलॉन आर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर अपॉन सत्य मान या फिर ट्रू वैल्यू। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू को हम किससे डिनोट करते हैं? 80 से। और एब्सोल्यूट एरर कौन सा होगा? सेम डेल ए, और डेल ए हमने पढ़ चुका है। तो डेल ए क्या बताता है? AM माइनस 80, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो यहाँ पर एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू डेल ए अपॉन 80, और डेल ए को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर को एप्सिलॉन नॉट से या एप्सिलॉन 0 से। और इसका जो परसेंटेज होगा रिलेटिव स्टैटिक एरर का, वो क्या होगा? एप्सिलॉन आर इंटू 100। तो जैसे कि हमें पता है कि 80 इज इक्वल टू क्या हो सकता है? इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग 80 इज इक्वल टू हो सकता है AM माइनस डेल ए। तो AM माइनस डेल ए। अब ऊपर की इक्वेशन में हम क्या करेंगे? 80 के मान को क्या लिख रहे हैं? AM माइनस एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर रिलेटिव एरर की बात हो रही है, तो यहाँ पर डेल ए जो है वो परिवर्तित हो जाएगा किसमें? रिलेटिव स्टैटिक एरर के एब्सोल्यूट एरर में। तो एब्सोल्यूट एरर को हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। तो AM माइनस एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे AM माइनस एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन आर इंटू 80। ये पहला वाला जो आपको इक्वेशन आपको अभी जो देखने मिल रहा है स्क्रीन में, वहाँ से आपको एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकल जाएगा एप्सिलॉन आर इंटू 80। तो यहाँ पर आप रख दीजिए, तो आएगा 80 इज इक्वल टू AM माइनस एप्सिलॉन आर इंटू 80। और ये एप्सिलॉन आर इंटू 80 को आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा 80 इज इक्वल टू 1 प्लस एप्सिलॉन आर, और 1 प्लस एप्सिलॉन आर को आप नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ट्रू वैल्यू जो मिलता है वो मिलता है ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू AM अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पर जो ट्रू वैल्यू है वो परिवर्तित हो रहा है अकॉर्डिंग टू रिलेटिव स्टैटिक एरर के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये एरर क्यों आ रहा है? देखिए, पहले ही हमने एग्जांपल में देखा है, जब 1000 एम्पियर का करंट नापते हैं तो उसमें प्लस माइनस 2 एम्पियर का करंट हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता अगर ये एरर आता है तो। मगर वही अगर हम 10 एम्पियर का करंट नापें और उसमें प्लस माइनस 2 एम्पियर का करंट अगर कम ज़्यादा अभी मिले हमें 10 एम्पियर के करंट मेजरमेंट में, तो ये जो एरर है इसे हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ये हमारे लिए बहुत बड़ी एरर की बात है। तो इस टाइप का जो डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट एरर जो आता है, इसे हम बोलते हैं रिलेटिव स्टैटिक एरर। नेक्स्ट हम देखते हैं वो है निर्जीव क्षेत्र, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डेड जोन। तो डेड जोन किसी मेजर्ड चेंज क्वांटिटी के वैल्यू का एक बड़ा रेंज है या लार्ज रेंज है, जिसके लिए इंस्ट्रूमेंट के रिस्पांस नहीं देता। इसके कई बार डेड जोन भी या हिस्टेरेसिस कहा जाता है। तो जब हम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके किसी फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, तो हम देखते हैं कि जैसे हमने इनपुट दिया लेकिन हमें आउटपुट देखने को नहीं मिलता। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट इनपुट देने के बाद आउटपुट दिखाने में या आउटपुट आपको देने में जो समय लगाता है, उसे हम डेड जोन कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कैलिब्रेशन। तो कैलिब्रेशन वह प्रोसेस है जिसमें एक ट्रू वैल्यू के स्टैंडर्ड के साथ मेजरमेंट या कंपैरिजन करके किसी मीटर या अन्य डिवाइसेस के स्केल कांस्टेंट का फिक्स्ड
किया जाता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, कैलिब्रेशन करने का मतलब क्या होता है कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट हम बहुत दिनों से यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या करना होता है, समय समय में उसका कैलिब्रेशन करना होता है। तो कैलिब्रेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट के एक्चुअल वैल्यू के एक एक्चुअल वैल्यू होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, उसके साथ हम क्या करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट के आउटपुट को हम कंपेयर करते हैं। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट का जो आउटपुट है वो ट्रू वैल्यू के आसपास आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, समय समय पर हमें इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन करनी होती है, जहाँ पर कैलिब्रेशन के उस प्रोसेस में हम इंस्ट्रूमेंट के को हमेशा स्टैंडर्ड के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करके हम उसके एरर को कम करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें एक परफेक्ट रीडिंग मिले लार्ज स्केल में भी। नेक्स्ट जो है वो है परिशुद्धता, प्रिसीशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रिसीजन, परिशुद्धता। तो परिशुद्धता या प्रिसीजन ट्रूथ या डिग्री ऑफ ट्रूथ कह सकते हैं। तो एक्चुअल वैल्यू के या ट्रू वैल्यू के उस लेवल को, वह लेवल होता है जिस लेवल पर हमें मैक्सिमम प्रिसीजन या प्रिसाइज कार्य या काम करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को डिज़ाइन किया जाना है, डिज़ाइन किया जाता है। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स से डिवाइस होते हैं, पहला कन्फर्मिटी और दूसरा है सिग्निफिकेंट फिगर, जिनका मापन या मेजरमेंट किया जाता है। तो परिशुद्धता या प्रिसीजन किसी भी एक्चुअल वैल्यू की वह लेवल होती है जिसके लिए हम क्या करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को डिज़ाइन करते हैं, और उसके लिए दो कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करना होता है। पहला है कन्फर्मिटी एंड सेकंड है सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमें क्या करना होता है, प्रिसीजन के लिए हमें उस लेवल पर काम करना होता है जिसके लिए हम इंस्ट्रूमेंट को डिज़ाइन करते हैं, ताकि हमें एक्चुअल या फिर ट्रू वैल्यू के जितने करीब हो सके हमें आउटपुट मिल सके। ठीक है, माने सत्य मान, जो एक्चुअल वैल्यू जो होता है किसी भी भौतिक राशि का या फिजिकल क्वांटिटी का, उसे हमें प्राप्त करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, उसकी कैलिब्रेशन करना होता है, प्रिसीजन देखना होता है, स्टैटिक एरर देखना होता है, और हम कोशिश करते हैं कि ये सब जो है वो बहुत कम हो और हमें जितना ज़्यादा हो सके हम उसके एक्चुअल मान को ज्ञात कर सकें। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, प्रिसाइज या प्रिसीशन के बारे में जानना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो है डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कुछ मेजरमेंट के कंसिडरेशन या कंसिडर्ड क्वांटिटी टाइम के साथ तेज़ी से बदलती है या चेंज होते रहती है, और इन कंडीशन में हम उन डायनेमिक रिलेशन का एनालिसिस करना होता है जो कि आउटपुट एवं इनपुट के बीच हमेशा एग्जिस्ट करती है। मेजरिंग या मेजरमेंट सिस्टम के वे अभिलक्षण जो कि डायनेमिक रिलेशन पर आधारित होते हैं और सिस्टम के डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाते हैं।
तो डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स वह कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसमें क्या होता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट समय के साथ उसमें मापन या फिर मेजर की जाने वाली क्वांटिटी को समय के साथ क्या करता है, बदलता है, और उस बदलती हुई राशियों के साथ वो क्या करता है, अपने कंडीशंस को भी क्या करता है, परिवर्तित करता है। और उस परिवर्तन से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम उस डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से उस इंस्ट्रूमेंट की हम क्या करते हैं, हम इंस्टेंट वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, माने क्षण की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसे एनालाइज कर सकते हैं, ताकि हमें उस समय पे, उस पर्टिकुलर समय पे या उस निश्चित समय पे हम उस भौतिक राशि का एक्चुअल मान ज्ञात कर सकें जो वो एग्जिस्ट कर रहा है या शो कर रहा है। तो इस प्रकार के मेजरमेंट के लिए डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर किया जाता है। तो डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स वह कैरेक्टरिस्टिक्स है जो समय के साथ क्या करता है, परिवर्तित होता है और हमें एक्चुअल मान ज्ञात करवाता है। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। तो यह वह स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स वह डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे एक डिवाइस किसी मेजर्ड क्वांटिटी में परिवर्तन को एक्सपीरियंस करता है तथा उसका रिस्पॉन्स हमें डिफ्लेक्शन के रूप में देता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। जैसे ही हमने किसी इंस्ट्रूमेंट में इनपुट दिया तो वो उस इनपुट को एक्सेप्ट करे, उसे परिवर्तित करे, मैनिपुलेट करे और उसे जल्द से जल्द इंडिकेटर और रिकॉर्डर में शो करे। तो इसे हम बोलते हैं स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। जितना कम समय लेगा वो आउटपुट देने में उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट जो है फिडिलिटी। यह वह सीक्वेंस है जिस क्रम तक कोई डिवाइस मेजर्ड योग्य क्वांटिटी के चेंज को बिना किसी डायनेमिक एरर के रिप्रेजेंट करता है। तो फिडिलिटी वह सीक्वेंस है जिसका यूज़ करके कोई भी मेजरिंग सिस्टम या डिवाइस उस क्वांटिटी को यूज़ करके क्या करता है, आउटपुट जनरेट करता है। तो यहाँ पर जो है फिडिलिटी जो है वो क्या होता है, जैसे ही हम किसी इंस्ट्रूमेंट में इनपुट देते हैं वैसे ही वो आउटपुट या कम से कम समय में वो रिस्पॉन्स करते हुए आउटपुट प्रदान करें। तो ये होती है फिडिलिटी होती है। देन थर्ड जो है वो है पश्च या लैग। यह किसी इंस्ट्रूमेंट के किसी मेजर क्वांटिटी के परिवर्तन को संवेदित करने में हुए विलंब को दर्शाता है। माने अगर हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं किसी इंस्ट्रूमेंटों का यूज़ करते हुए फिज़िकल क्वांटिटी का, और जो हमें आउटपुट मिलने में जो समय लग रहा है उसे हम बोलते हैं लैग। एंड फोर्थ जो है वो है डायनेमिक एरर। तो टाइम के साथ जो टाइम चेंजिंग क्वांटिटी के एक्चुअल वैल्यू तथा डिवाइस के द्वारा मेजर्ड वैल्यू के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक एरर बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है स्टैटिक एरर से डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये सब एक ही पैरामीटर्स के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शा रहा है कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है तो जैसे ही हम उस पर इनपुट देते हैं और आउटपुट देने में वो जितना कम समय लगाता है या जितना फास्ट वो रिस्पांस देगा आउटपुट दिखाने के लिए, उसे हम बोलते हैं स्पीड ऑफ रिस्पांस। और जिस क्रम में वो आउटपुट को दिखाता है, ठीक है, बिना किसी डायनेमिक एरर के, उसे हम बोलते हैं फिडिलिटी। और जो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो समय लगता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, वो होता है लैग। और एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू यूजिंग डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उसे हम बोलते हैं डायनेमिक एरर।
और ये डिफरेंट होता है स्टैटिक एरर के। तो इस प्रकार से किसी भी मेजरिंग सिस्टम में हमें दो टाइप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। पहला है स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकंड है डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।